हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चीट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट दो लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चैप्टर आप एक साथ रिवाइज कर सकते हो सके तो 3 से 4 घंटे का टाइम निकालिएगा और इन दोनों चैप्टर्स को जो है जो मैं बोलने वाला हूँ वो 4 घंटे में कोशिश कीजिएगा उसको खत्म करने की। और हम बात करेंगे उन सब टॉपिक्स के बारे में जो कि जेईई मेंस 2024 के हिसाब से जिनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो शुरुआत में करता हूं सबसे पहले कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर में सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, जो कैपेसिटर कैपेसिटेंस निकालने के जितने फॉर्मूले हैं, चाहे वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, ये फॉर्मूले एक बार कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस क्वेश्चन जैसे कि आप लोग जानते हो चैप्टर बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी होता था। तो सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी पर पिछले 2023 में भी काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इनका वेरिएशन मतलब आपने बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस टी है वो इनके बीच में इंसर्ट कर देते हो तो सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी 1 - 1/k होता है, जहां पे k इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इस पे बेस जो फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूला बेस पे जितने क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये सवाल तो हम कर लेंगे, यार ये तो सिंपल है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। लेकिन जब वैल्यू पुट करने जाते हैं तो वहां कुछ गलतियां हो जाती हैं। कभी हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गलत पुट कर देते हैं, कभी जो है वहां पर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर यूनिट्स में गड़बड़ कर देते हैं। तो प्लीज कम से कम 7-8 सवाल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले अगर आप बात करोगे पिछले 4-5 सालों में तो 6-7 सवाल तो इसी पर ही आए हैं। तो सारे सवालों की प्रैक्टिस आप बढ़िया तरीके से जरूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि ऐसा सिंपल सवाल वहां पर आए और आप वहां पर इस वजह से निपटा दो क्योंकि आपने कोई ना कोई वहां पर मिस्टेक कर दी है। तो इसके बाद जितने भी सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी में उस टाइप के क्वेश्चंस होते थे, एक तो होता था कि आपने स्लैब रख दिया बीच में, कंप्लीटली फिल कर दिया, दोनों प्लेट के बीच में कंप्लीटली स्लैब फिल कर दिया, तो वहां पर एप्सिलॉन को के से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस एक बार जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कभी कभी दो स्लैब रख दिया K1 और K2, तो दोनों कैपेसिटर हमारे सीरीज में हो जाते थे। तो सीरीज में क्या होता था, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 पर 1/C2 से हम लोग C इक्विवेलेंट निकाला करते थे। बिल्कुल उसी प्रकार स्लैब को इस प्रकार रख दिया कि दोनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में बन गए हैं। तो इनकी एक बार जो है रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या फिर स्लैब किसी थिकनेस टी का, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दो कैपेसिटर ऐसे हैं लेकिन बीच में आपने इतना सा स्लैब रख दिया है, तो बता दो उसका C इक्विवेलेंट कितना होगा। तो C इक्विवेलेंट पे बढ़िया तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जो थोड़ा सा बैटरी वाला पार्ट होता है कि आपने एक बार बैटरी कनेक्टेड कर रखी है और पूरा का पूरा स्लैब जो है आपने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, दूसरी बार बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखी है और पूरा का पूरा स्लैब आपने इंसर्ट कर दिया। अब उसमें बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, जैसे कि बैटरी कनेक्टेड है, स्लैब इंसर्ट कर दिया, बोले सी कितने टाइम्स हो जाएगा, बोले भैया के टाइम्स हो जाएगा। बोले क्यू बराबर सी बी होता है, बैटरी कनेक्टेड कर रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा कैपेसिटर के क्लोज। तो बी बराबर क्यू बराबर सी बी अगर लगाओगे तो बी आपका क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे सी अगर के टाइम्स हो गया तो चार्ज के टाइम्स हो जाएगा। तो कैपेसिटर पे चार्ज अगर के टाइम्स हो गया तो एडिशनल चार्ज बैटरी के थ्रू कितना फ्लो करा, बैटरी ने कितना वर्क डन किया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक बार क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिल्कुल उसी प्रकार अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड कैपेसिटर है, अब आपने उसके बीच में उसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, पूरा का पूरा भर दिया है, तो फिर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने उनके दोनों प्लेट के बीच में भर दिए हैं, तो इन दैट के सी की वैल्यू तो के टाइम्स हो जाएगी, लेकिन वहां पे चार्ज कांस्टेंट होता था। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये कैपेसिटर के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कैपेसिटर में चलते हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। पहला सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी। एक दूसरा, सर अगर आप किसी कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो Q बराबर CB, जहां पे B होता है पोटेंशियल डिफरेंस, Q होता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज अगर अपन ले तो Q बेसिकली चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट होता है, तो वो हम लोग बोलते थे जो कैपेसिटर पे अंदर वाला जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया है। तीसरा फॉर्मूला, अगर कैपेसिटर पे चार्ज Q है तो उसके पेट में एनर्जी होती है हाफ Q स्क्वायर बाई C। पेट में मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम लोग बोल देते हैं हाफ Q स्क्वायर बाई C, या फिर इसी बात को बोल सकते हैं हाफ CB स्क्वायर। और चौथा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वर्क डन बाय द बैटरी होता है EMF ऑफ द बैटरी इनटू चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। और अगर बड़े डंडे से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता था, पॉजिटिव होता था। तो इन 4 फॉर्मूलेस को अच्छी तरीके रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जिसमें आपको ऐसे सवाल दिया जाएगा, एक कैपेसिटर है उस पर कुछ चार्ज है और एक दूसरा कैपेसिटर उस पर कुछ चार्ज है, दोनों कैपेसिटर को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया तो अब बता दो उसका C इक्विवेलेंट कितना होगा। आई होप ऐसे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस। इसका फॉर्मूला भी होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस P2, लेकिन ये तब होता था जब पॉजिटिव प्लेट ऑफ द वन कैपेसिटर प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द अनदर कैपेसिटर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर V1 V2 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, जब आपने उसको इंडिविजुअली कनेक्ट करने से पहले रखा हुआ था। तो इसको जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया उस हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको फॉर्मूला ओरिएंटेड करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप फॉर्मूला ओरिएंटेड कर लीजिए, आपको सर्किट एनालिसिस ज्यादा अच्छा लगता है तो आप सर्किट एनालिसिस से भी ऐसे सवाल कर सकते हैं। ये सवाल कई बार पूछे गए, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करना, एक कैपेसिटर पे चार्ज दे दिया, दूसरे कैपेसिटर पे कोई दूसरा चार्ज दे दिया, अब कनेक्ट करके पूछ दिया भैया कॉमन चार्ज बता दो, कॉमन पोटेंशियल बता दो, हीट लॉस बता दो। इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक। और अक्सर पिछले 5-6 सालों में
4-5 सवाल तो ऐसे ही पूछे गए हैं कि ऊपर कैपेसिटर पे चार्ज दे दिया और नीचे अनचार्ज है, मतलब सवाल और आसान हो गया कि भाई साहब ऊपर कैपेसिटर पे चार्ज दे दिया, नीचे अनचार्ज है, अब उन दोनों कनेक्ट कर दिया गया, बोला है कि भाई साहब कॉमन पोटेंशियल निकालो, या फिर जो है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट निकाल दो, या फिर जो है हीट लॉस वगैरह सारी बातें निकाल दीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्लीज एक बार बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद सर्किट एनालिसिस है कैपेसिटर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है इसके बाद, वो होता है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में सारे फॉर्मूले रफ कॉपी पे लिख लिख के मेरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आरसी सर्किट में जैसे कि चार्ज, हम जब कैपेसिटर सब जब चार्ज हो रहा होता था तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्यू का रिजल्ट आता था, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। तो यहाँ पर आरसी को ताऊ जी बोला करते थे हम लोग, और क्यू नॉट इज अ मैक्सिमम चार्ज। टी बराबर 0 पर कैपेसिटर वायर की तरह बिहेव करता था, और टी बराबर इन्फिनिटी पे कैपेसिटर टूटे हुए वायर की तरह बिहेव करता था। तो इस पर जो सर्किट एनालिसिस वाले सवाल है वो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। कभी कभी ताऊ जी निकालने के लिए भी आ जाता है, किसी सर्किट के ताऊ जी निकाल, मतलब ताऊ ने टाइम कॉन्स्टेंट निकालने के लिए सवाल आ जाता है। बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आया, लेकिन पिछले 5-6 सालों में 1-2 सवाल ऐसे भी देखने के लिए मिले हैं कि टाइम क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होता था, कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना होता था, और जहां जहां पर बैटरी है उसको हम वायर से रिप्लेस कर दिया करते थे। तो फिर जो टाउ आता था वो आर इक्विवेलेंट इंटू सी आ जाता। तो एक बार ये भी आप जो है जरूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता आपका सर्किट एनालिसिस की, आपने बहुत सारे कैपेसिटर लगा दिए हैं, रेसिस्टेंस नहीं है, बस कैपेसिटर लगा रखे हैं और बैटरी सेटरी लगा दी है, बहुत सारी बैटरी है। तो इसको जो हम लोग जो नोडल एनालिसिस या पॉइंट पोटेंशियल मेथड से जो हम लोग सॉल्व किया करते थे कि 0, 10, 20, 40, 50, इस कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 30, तो भैया जिधर हाई पोटेंशियल है उधर पॉजिटिव प्लेट होगी, और क्यू बराबर सी भी लगा के हम उसमें चार्जेस वगैरह निकाला करते थे, और जंक्शन लो वगैरह अप्लाई किया करते थे। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, जो कि थोड़े से अपर लेवल के होते हैं, थोड़े से टफ लेवल के होते हैं। अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। वो है कि अगर उसने जो है के को ही बदल दिया, के का फंक्शन दे दिया, मतलब कैपेसिटर दे दिया, कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का जो के है उसको उसने एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया, या फिर जो एप्सिलॉन नॉट है, वो बेसिकली वही बात जो मैंने बोला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन नॉट आर रिलेटिव परमिटिविटी, तो उसका जो है, ठीक, परमिटिविटी सॉरी, उसका उसने फंक्शन बना के दे दिया। उसने बोल दिया कि भाई साहब यहां से लेके यहां तक तो के का फंक्शन ये है, यहां से लेके यहां तक के का फंक्शन ये है, तो अब बता दो यहां पर कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। तो इन दैट केस आपको इंटीग्रेट करना होता है। आपको पता है कि भाई साहब यहां से लेके यहां तक जाना है, तो यहाँ ये एक अलग कैपेसिटर हो गया, ये अलग कैपेसिटर हो गया, तो आपको उसको किस हिसाब से सॉल्व करना वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर डाइलेक्ट्रिक को वक्त के हिसाब से फंक्शन अगर उसने दे दिया, तो बेसिकली बहुत सारे कैपेसिटर हो जाएंगे, तो आपको एक्स पे जाकर डीएक्स पकड़ना पड़ेगा, डीएक्स का कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा एक तरीके से आपको। फिर वो एक बार आप देख लीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें फॉर्मूले बहुत ही कम है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो आपके सिलेबस से हट चुका है जेईई 2024 से, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसको कर सकते हो क्या, करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आप प्रैक्टिस करना सर्किट एनालिसिस की, सबसे पहले सर्किट एनालिसिस, क्योंकि 50% से ज्यादा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50% टू 60% क्वेश्चन आपके सर्किट एनालिसिस से पूछे जाते हैं, ठीक। तो सर्किट एनालिसिस का मतलब आपसे रेजिस्टेंस दे रखे होंगे, सीरीज पैरेलल नहीं कह रहा हूं कि ये सीरीज ये पैरेलल, मतलब सब कुछ का मतलब इसमें कभी आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड इस्तेमाल कर लेते हो, कभी आप ये देख लेते हो कि भाई साहब ये जो है हमारे सीरीज में है, ये पैरेलल में है, इसको हटा के आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, कभी देख लिया ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है, या बैटरी लगा दी है, सीरीज में बैटरी लगा दी है, बहुत सारी पैरेलल में बैटरी लगा दी है, या बहुत सारी बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा दी और नीचे एक आर रेजिस्टेंस लगा दिया, कह रहे भैया इसके थ्रू बताओ करंट कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। मैं जैसे रिजल्ट एक बोलूँगा सर एक बैटरी है, इस तरह बहुत सारी 6-7 बैटरी लगा दी आपने, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सबका ईएमएफ अलग है, और नीचे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, सबको इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता था रेजिस्टेंस के अक्रॉस E1/R1 प्लस C2/R2 प्लस C3/R3 प्लस 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 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बेटा एक बार वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ सवाल सर्किट एनालिसिस से पहले के वो भी सवाल पूछे जाते हैं, जेईई के थोड़े फेवरेट होते हैं, जैसे कि I = NEAVD, I होता है करंट, ठीक है, N होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। NEA होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, D होता है ट्रिप वेलोसिटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार जरा जल्दी से रफ कॉपी पर विद प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ कर लीजिएगा। और जैसे J बराबर सिग्मा ही, इस पे भी सवाल पूछे गए हैं कि J जहां पर आपको पता होगा सिग्मा पर कंडक्टिविटी और इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे जो फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है जो कि आपकी सर्किट एनालिसिस से पहले के आते हैं, एक बार इनकी रफ कॉपी पे जरूर टिल्डा डाटा जो भी दे रखा उसको लास्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आप ये नहीं कि आप फॉर्मूला देखो हाँ यार इस पर सवाल आएगा तो कर लूंगा, नहीं भाई, आप एक बार जरा करो, आप इसकी वैल्यू पुट करो, आप टिल्डा लास्ट उसको सॉल्व करो, तभी आपको जो है बढ़िया तरीके से उसका आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। एक बार जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको हीट वाला हीट की चीज सीरीज मैंने आपको बताई थी, तो वहां पर भी बताया था कि जितने भी थर्मल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा, वो सेम वैल्यू एज इट इज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो उस पर भी सवाल आ जाते हैं और
डायरेक्टली सवाल आए हैं। मतलब कि जैसे आपसे बोला जाए भैया सॉलिड सिलेंडर है, अलोंग द एक्सिस जो है आपका जो है करंट फ्लो कर रहा है, तो आर बराबर रो एल बाई ये होता है, एल इज अ लेंथ, एरिया पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बीच में आपने होलो कर दिया तो रो एल अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर होगा। अगर एक्सिस अगर इस तरह रेडियली अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला आता था ये एक बार देख लीजिएगा। इस पर अगर सपोज कोई होलो स्फीयर है, अंदर और बाहर के बीच में आपसे पूछा जाए आर इक्विवेलेंट बता दीजिए, ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सपोज फ्रस्टम शेप है, यहाँ पे छोटी डिस्क है और यहाँ पे बड़ी डिस्क, और बी ने ऐसे इसको कनेक्ट करके मटेरियल पूरा भर दिया है, तो आर बराबर रो एल अपॉन पाई ए बी रिजल्ट आता था। ए और बी आर था छोटी एंड बड़ी रेडियस। तो इस प्रकार के जितने भी फॉर्मूलेस हैं उनकी एक बार रफ कॉपी भी लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रेसिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पे भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा एनसीईआरटी थोड़ा सा फेवरेट होता है, तो उस पर सवाल पूछेंगे कि भाई साहब इतने डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस है तो बता दो इतने डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इतना जो मैंने बोला है, इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज पे 20 सवाल जैसे मीटर ब्रिज हो गए हैं, ठीक है, एक एक दो सवाल उसके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज पे कि भाई साहब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, छुपा कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज की शक्ल सूरत साफ साफ दिख जाती है, कुछ छुपा कुछ अपनी शक्ल सूरत छुपा के बैठता है, पता नहीं चलता व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कैसे उसको पता करेंगे भाई साहब व्हीटस्टोन ब्रिज है। और फिर उससे मीटर ब्रिज वाले सवाल जिसमें हम R1 बाई R2 बराबर एल एक्स अपॉन एल माइनस एक्स किया करते थे, तो इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में कन्वर्जन, ठीक है, कैसे हम लोग जो है गैलोमीटर से मीटर बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाएंगे, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं बेटा, बस चुपचाप डायरेक्ट बस केवल डाटा चेंज करके आते हैं, सीधा आते हैं कि भैया गैल्वेनोमीटर के बाजू में, ठीक है, अगर हम लोगों ने अगर बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया तो वोल्टमीटर बन जाता था, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस लगा दिया करते थे, शंट जिसको बोलते थे, तो एमीटर बन जाता था, छोटा रेजिस्टेंस लगाते थे उसके पैरेलल में। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई थिंक इतना काफी है, 10 से 11 मिनट में जो मैंने बोले हैं इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड बिलीव मी, जो मैंने बोला है इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर्स के साथ, तब तक टिके रहिए, जुड़े रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं फिर से बता देता हूं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा आपका जो है थोड़ा सा हो सकता है आप डिमोटिवेशन थोड़ा सा फील करें, आप थोड़ा डिमोटिवेशन से फील करें, आपको लगे यार कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोचना है, आप बस मेहनत करते जाओ, आप बस पढ़ते जाओ। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी बात, हो सके तो पुराने PYQs के जो पूरे का पूरा पेपर है वो हो सके तो अल्टरनेट डे आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली बार किसी दूसरी चैप्टर्स के साथ। टेक केयर।